नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 20 जनवरी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपडेट न्यूज में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल व सहायक शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश जारी हो गया है। तो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए 1894 पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेज करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं बात कर लेते हैं पीसीएस 2018 कट ऑफ अंक और मार्कशीट भी जारी कर दी गई है। पिछले साल 11 सितंबर को जारी हुआ था फाइनल रिजल्ट। तो शिक्षक भर्ती के लिए जो अर्हता है आपको बता दें कि पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। और हेडमास्टर व सहायक शिक्षक की होगी अलग अलग लिखित परीक्षा। भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए क्या है। प्रदेश के 3049 आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के लिए 390 व सहायक अध्यापक के लिए 1504 कुल पद है और टोटल पदों की संख्या 1894 पदों के लिए होगा चयन। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग कराने का शासन ने आदेश दिया है। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंक भी तय कर दिए गए हैं। खासतौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद के बाद से अब पहले से ही कट ऑफ लगा दिया गया है। सामान्य वर्ग को जहां 65 अंक, वहीं आरक्षित वर्ग को 60% वर्ग अंक लाना होगा। तो यहाँ पे 60-65 कट ऑफ लागू कर दिया गया है। इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक के पास ही है, यानी पीएनपी ही कराएगा। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्कूल जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक पदों की भर्ती के लिए जो सेवा शर्तें हैं उसमें 7वें संशोधन को भी मंजूरी दी है। लेकिन भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं है। परीक्षा संस्था ने इस संबंध में पत्र भेजा है। अब कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है जबकि कई बिंदुओं का जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। विशेष सचिव आरबी सिंह की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है अधियाचन शिक्षा निर्देशक बेसिक की ओर से भेजा जा चुका है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7वें संशोधन में स्तंभ 2 और प्रस्ताव 4 के अनुसार होगी। निवास व आय के संबंध में नियमावली का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 7 कट ऑफ फिक्स हो गया है। वहीं एमआरसी की टीम से जो अपडेट न्यूज दिया गया है, उन्होंने बताया है कि 2 दिन के भीतर ही उपेंद्र नाथ मिश्रा सर के यहाँ से रेजाइंडर फाइल करा दिया जाएगा। फिर 27 से सभी अधिवक्ताओं के साथ होंगे और ऑनलाइन मिलेगा अब तक स्कूल और तत्काल होगी तैनाती। तबादला पाए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को तैनाती के लिए शिक्षा मंत्री ने दिया है। ऑनलाइन अलर्ट हो गए स्कूल। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सतीश द्विवेदी जी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अब स्कूल मिलेगा, तत्काल होगी तैनाती। शिक्षकों को राज कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की जा रही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात जिन शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादला मिला है उनको जल्दी तैनाती देने की भी बात चल रही है। यहाँ पर मीटिंग के दौरान अधिकारियों से वार्ता करते हुए। और बात कर लेते हैं संशोधन की। तो देखिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जो अर्हता पाने वाले को नहीं मिलेगी नियुक्ति क्लियर हो चुका है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवादित मामलों के निस्तारण के लिए गठित समिति ने सौंप दी है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 के बाद स्नातक बीटीसी सीटेट उत्तीर्ण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक का लाभ नहीं मिलने से नियुक्ति से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। शासन का मानना है कि भारांक लाभ देने से जिले की चयन सूची प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती के काउंसलिंग के दौरान सामने आई त्रुटियों के कारण नियुक्ति से वंचित रह गए अभ्यर्थियों के मामले में शासन स्तर पर गठित समिति ने रिपोर्ट दे दी है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी विषयों को समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि भर्ती के पहले व दूसरे चरण की काउंसलिंग में विभिन्न प्रकार के मानवीय त्रुटियों के मामले सामने आए थे। इस पर शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी करके ऐसे निस्तारित करने के निर्देश दिए थे मामले को। लेकिन सभी जिलों पर दबाव बढ़ने पर सभी विवादित मामलों का निस्तारण के लिए शासन में समिति गठित कर दी गई थी। समिति ने संबंधित रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है। तो यहाँ पे देखिए समिति की रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को इसके लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। अंकों और प्रमाण पत्रों में अस्पष्टता होने पर संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। वास्तविक प्राप्तांक के आधार पर गुणांक की गणना करते हुए मामले को निस्तारित किया जाएगा। वहीं संबंधित संस्थाओं की मान्यता की भी जांच कराई जाएगी। इन अभ्यर्थियों के चयन निरस्त हो जाएंगे। जैसे अगर आवेदन पत्र अभ्यर्थी ने अपनी श्रेणी एससी के स्थान पर एसटी, विकलांग के स्थान पर डीएफए दर्ज की है, इतना नहीं, विशेष श्रेणी का अभ्यर्थी नहीं होने के बावजूद आरक्षण की श्रेणी अंकित करने पर उनका चयन अब निरस्त होना तय है। क्या क्या निस्तारण हुए मामले? महिला के स्थान पर पुरुष, पुरुष के स्थान पर महिला अंकित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में जिला स्तरीय समिति दस्तावेज की जांच कर मामले का निस्तारण करेगा।
अभ्यर्थियों को स्कूल से नियुक्ति देने से पहले चयन या सेवा से किसी तरह का परिवर्तन की मांग नहीं करने का शपथ पत्र लिया जाएगा। दूसरा है काउंसलिंग के समय अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण लेते हुए उन्हें भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी के जन्म तिथि गलत अंकित होने पर उनसे मूल दस्तावेज प्राप्त करके जिला स्तरीय समिति प्रकरण की जांच निस्तारित करेगी। अभ्यर्थियों ने अगर प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों अधिक या दोनों कम अंकित किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के वास्तविक पूर्णांक या प्राप्तांक की गणना के आधार पर गुणांक निर्धारित करने से कुछ अभ्यर्थियों को गुणांक संबंधित जिलों में उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम हो रहा है, उस जिले में उनका चयन नहीं हो सकता। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन संबंधी सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो चुकी है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस संबंध में न्याय विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई है, यानी अभी ये मैटर थोड़ा पेंडिंग में है। अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक कम और पूर्णांक अधिक अंकित किया है, उन्हें जिला स्तरीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समिति दस्तावेज से संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्रदान कर सकती है। हालांकि इससे पहले अभ्यर्थी से भविष्य में भरांक परिवर्तन के आधार पर चयन या सेवा संबंधी परिवर्तन की मांग नहीं करने का शपथ पत्र लिया जाएगा। और जो 2 पॉइंट है लास्ट के, अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में सीटेट के अंक और वास्तविक प्राप्तांक में अगर अंतर है तो उनके वास्तविक अंक का परीक्षण कराया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के 55%, समान श्रेणी के अभ्यर्थी के सीटेट में 60% अंक होने पर जिला स्तरीय समिति उनके प्रकरण को निस्तारित और नियुक्ति प्रदान कर सकती है। स्वयं के नाम, माता पिता या पति के नाम से वर्तनी की गलती होने पर जिला स्तरीय समिति के अभ्यर्थी से उचित साक्ष्य लेकर प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। ये है 69 सहायक अध्यापक भर्ती विवादित मामलों का निस्तारण के लिए जो गठित समिति है रिपोर्ट। बात कर लेते हैं जूनियर के। तो प्रधानाध्यापक के लिए अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो 5 साल का अनुभव रहना चाहिए। प्रबंधन के होंगे 50 सवाल। तो प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में आपका अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी या इम्तहान समान प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वही दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पद की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा कराई जाए। परीक्षा संस्था से इसकी परीक्षा कराने के लिए जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। परीक्षा संस्था के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन के समय सारणी व परीक्षा तारीख तय करके शासन को भेज दिया गया है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा, शिक्षा का अर्थ केवल शैक्षिक विस्तार नहीं, इसमें छात्रों के समग्र व्यक्तित्व भी है, ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और ARO 2017 के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीएससी ने मंगलवार को समीक्षा ARO परीक्षा 2017 के सभी प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 25 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ देख सकते हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थी आज मुंडन करवाएंगे। सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के खिलाफ 14 दिसंबर 2020 से लगातार धरने पर बैठे दिव्यांग का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। अब बुधवार को सामूहिक मुंडन करवाएंगे। धरने पर बैठने वालों में जो शामिल हैं उपेंद्र मिश्र, धनराज यादव, प्रदीप कौशल आदि। यूपी में बड़े प्रशासनिक सुधार, विभागों की संख्या 95 से 54 करने की तैयारी, कम होंगे विभाग, तेजी से होंगे काम। शासन ने पूर्व सचिव राजीव कुमार कमेटी की सिफारिश पर 20 तक मांगे हैं सुझाव। समाज कल्याण से लेकर वित्त तक जुड़े कई विभाग का होगा एकीकरण। पुनर्गठन की जरूरत क्या है? कई विभाग में काम कम, कर्मचारी ज्यादा है, कहीं कहीं कर्मचारियों का अभाव है। विसंगति दूर हो सकेगी। एक ही तरह के काम अलग अलग विभागों के माध्यम से हो रहा है, इससे विसंगति होती है। पुनर्गठन से प्रशासनिक और आर्थिक प्रबंधन भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कई स्तर पर खर्चों में कमी आएगी। अप्रासंगिक कार्यों से जुड़े पदों को समाप्त करने और नई आवश्यकता के लिए नए पद सृजित होंगे। आम लोगों को एक ही तरह के काम के लिए कई जगह दौड़ धूप करना पड़ता है, इससे राहत मिलेगी। एक ही विभाग में सब काम हो जाएगा। और 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली शिक्षक की नौकरी, मेहनत रंग लाई। 72,825 शिक्षक भर्ती में पीजी के आधार पर बीएड करने वालों का मामला। तो सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए बेरोजगार को 8 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना मामले में गर्दन फंसी तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ने आनंद फानंद में 22 अक्टूबर को ऐसे 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के आदेश जारी किए। यह मामला है 30 नवंबर 2011 का। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। तत्कालीन बसपा सरकार की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रस्नातक के आधार पर बीएड करने वालों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये वही अभ्यर्थी है जिनका स्नातक में 50% से कम थे, लेकिन प्रस्नातक में 50% से अधिक थे, तो बीएड में दाखिला मिला था। हालांकि शासन की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने पीजी वालों को भर्ती से बाहर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्य अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलती गई और 25 जुलाई 2017 को अंतिम फैसला भी आ गया, लेकिन पीजी के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी को विभाग ने नौकरी नहीं दी थी। इसी पर गोरखपुर के नवीन श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया। तो इस याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को 4 सप्ताह में पीजी के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के चयन का आदेश दिया। इसके बावजूद विभाग ने नियुक्ति नहीं दी। तो 17 सितंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को 3 सप्ताह में नियुक्ति देने का राज्य सरकार के अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की थी। तो अब ये नौकरी पा गए। इस पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने 12 अभ्यर्थियों को 22 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। देखिए यहाँ आदेश तो हो गया था 16 अक्टूबर को ही, फिर 25 अक्टूबर भी बीत गया, अब जाके इन लोग को ज्वाइनिंग मिली है। और ये बातचीत माननीय मंत्री जी का अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती के कई मैटर पर, आवंटन सहित संशोधन और अन्य मैटर पर। और मंत्री जी ने ट्वीट किया ऐसे संज्ञान में आया कि किसी समाचार पत्र में छपा कि सांसद विधायकों की सिफारिश पर स्थानांतरण होंगे। यह खबर पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार है। विभाग में स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। स्थानांतरण की सूची जारी हो चुकी है, इसलिए स्थानांतरण को लेकर के सचिवालय अथवा किसी विभागीय अधिकारियों के कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास न करें। ऑफिस में जो मिले थे, आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया। मंत्री जी की आरएसएम टीम के साथ वार्ता लगभग 1 घंटे चली। ये आरएसएम की टीम है जो शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओम पाल सिंह जी, प्राथमिक संवर्ग से प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह और अन्य जो उपस्थित हुए 69,000 शिक्षकों के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात वेतन लगाने के लिए माननीय मंत्री द्वारा आदेशित कर दिया गया है। 1-2 दिन में आदेश दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए चलिए इनकी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती पर भी इनका चर्चा हुआ है, थर्ड काउंसलिंग संशोधन आदि पर भी।